हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे जिसका नाम है फिजिक्स ही तो है, इट्स सिंपल एंड इजी। आई होप आपको पता है कि आप क्या पढ़ रहे हैं। 11th क्लास का टॉपिक चल रहा है, वन डायमेंशन का टॉपिक हम आगे पढ़ रहे हैं। हमने ये पढ़ लिया है कि पोजीशन क्या होता है, पोजीशन वेक्टर क्या होता है, स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड क्या होती है। अब हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है कि एक्चुअली में इंस्टेंट स्पीड या इंस्टेंट वेलोसिटी क्या होती है। अब ये इंस्टेंट वेलोसिटी को पढ़ने से पहले मैं आपको एक नई तरह की मैथमेटिक्स नहीं कहेंगे, नई तरीके की कैलकुलेशंस का तरीका सिखाऊंगा। अब ये नई तरीके की कैलकुलेशंस क्या होती हैं, कब ज़रूरत पड़ती है, एटसेट्रा एटसेट्रा। आज से आप एक लेक्चर पढ़ेंगे जिसके अंदर बिल्कुल नई कुछ टेक्निक्स होंगी, और नई टेक्निक्स होंगी, नए तरीके होंगे, नई चीज़ें होंगी जिन्हें आपको अप्लाई करना होगा अपनी फिजिक्स के अंदर। जो मैथ्स वाले बच्चे हैं, बायो वाले भी होंगे और मैथ्स वाले भी होंगे, जो मैथ्स वाले बच्चे हैं वो 12th क्लास में इसे और डिटेल में, बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। पर बायो वाले बच्चों को बस उतना ही जानना है जितना मैं बता रहा हूँ, और मैथ्स वाले बच्चों को भी अभी उतना जानना है जितना मैं बता रहा हूँ। एक्सट्रीम लेवल या और बड़ा लेवल आप जो है 12th में पढ़ेंगे। चलिए सुनिए मैं कहना क्या चाहता हूँ, पहले आप मेरी बात समझिए। बात यह है कि सर एक्चुअली में मान लेते हैं हमारे पास एक सर्कल है, समझना, मान लेते हैं हमारे पास एक सर्कल है। जब हमारे पास एक सर्कल है, ये एक्स कोऑर्डिनेट है, एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ ऐसे करके है 0 1 2 3 4 एंड 2 एंड सो ऑन। अब देखिए, अगर मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पे मैंने एक डायमीटर खींची, डायमीटर, और ये डायमीटर है ए और बी, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ए और बी, डायमीटर ए और डायमीटर बी, इसकी लेंथ क्या होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी क्या होगी, तो देखो आप कैसे निकालोगे। सर देखो ये है ना 1 2 3 4 5 6, यहाँ से यहाँ तक का कुछ बता रहा होगा, है ना। यहाँ से यहाँ तक की जो पोजीशन होगी उसे कहेंगे एक्स बी। अब यहीं से ए तक की दूरी नाप लो, यहाँ से ए तक की पोजीशन मान लेते हैं, उसे कहते हैं एक्स है, यहाँ तक की एक्स है, और यहाँ से लेके यहाँ तक की एक्स बी। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ इसकी लेंथ कितनी है, तो आप क्या कहोगे। सर देखो एक्स बी में से एक्स से माइनस कर दो तो ये लेंथ आ जाएगी। सर ये तो हमें पता है, आप क्यों बता रहे हो बेटा, अभी का पता है, धीरे धीरे सीखो, बताना क्या चाह रहा हूँ। सर एक्स बी में से एक्स से माइनस कर दो, क्या जाएगी इसकी लेंथ। तो देखो लिखेंगे कैसे, सर चेंज इन एक्स, ट्राइंगल बनाऊंगा बेटा, इस ट्राइंगल को नहीं, ट्राइंगल नहीं कहते हैं इसको, इसको कहते हैं डेल्टा। डेल्टा का मतलब होता है चेंज। चेंज कैसे, फाइनल इतना था, स्टार्टिंग इनिशियल इतना था, फाइनल पोजीशन में से इनिशियल पोजीशन माइनस कर दो, यानी कि एक्स बी माइनस एक्स ए, आपकी कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगी। बताओ समझ में आ गया। हाँ, कौन सी बड़ी बात बता दी, समझ में आ गया होगा। देखिए आगे क्या कर रहा हूँ। अब आप क्या करो, इस डायमीटर जो है लाइन है ना, इससे थोड़ा नीचे आओ और यहाँ पे एक लाइन डालो, सी और डी। इसकी भी डिस्टेंस निकालो, या एक इसकी भी लेंथ निकालो। सर आप कहोगे सर देखो यहाँ पे आएगा इसका एक्स डी और यहाँ पे आएगा इसका एक्स सी। आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। अगर मैं कहूँ, ए भी आपने निकाल लिया था, अगर मैं कहूँ चेंज इन एक्स, किसका, सी डी का, यानी कि वाली लाइन का, तो बताओ ऊपर वाले से छोटा होगा कि बड़ा होगा, बस इतना बताओ। जो भी होगा ऊपर वाले से छोटा होगा कि बड़ा होगा। तो आप कहोगे सर देखो ऊपर वाला जो भी है, जो नीचे वाला है, जो CD है, उसकी लेंथ ऊपर से तो छोटी आएगी। सही बात है, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि इससे थोड़ी सी छोटी आएगी। बताओ हाँ कि ना। एक और देखो, CD को और नीचे लाओ, यहाँ ले आओ, मतलब इस लाइन को थोड़ा और नीचे लाओ, इसका नाम दे देते हैं E और F। आप कोई पूछे बताओ EF की लेंथ बताओ, तो आप क्या करोगे, सर F माइनस एक्स ई, ये करोगे ना। अगर कोई पूछे कि बताओ एक्स ई एफ की लेंथ बताओ, तो आप क्या करोगे, सर F यहाँ से यहाँ तक माइनस ये, तो क्या ये आ जाएगा बीच का पार्ट। क्या आप मुझे सोच के बताओ, CD बड़ा है कि EF बड़ा है, CD बड़ा है कि EF बड़ा है। तो आप कहोगे सर CD बड़ा है, EF ना उससे भी छोटा है, यानी कि सबसे बड़ा ये, उससे छोटा ये, उससे छोटा ये। तो बताना क्या चाह रहे हैं इससे, बताता हूँ। सबसे लास्ट में आ जाओ इतना, और GH, क्या बेटा GH और छोटा होगा, क्या GH और छोटा होगा, आप कहोगे हाँ। अब सुनना बेटा, GH के और नीचे आ जाओ, और नीचे और नीचे और नीचे। एक समय आया मैं इसको इस तरीके से आ गया ऐसे,
ध्यान से देखो सर, ये ऐसी लाइन है जो सर्कल को 2 पॉइंट पे टच कर रही है, तो आपने इसकी लंबाई निकाल ली। ये ऐसी लाइन है सर्कल को 2 पॉइंट पे टच कर रही है, ये भी 2 पॉइंट पे टच कर रही है, ये वाली GH वाली भी 2 पॉइंट पे टच कर रही है, पर जो आखिरी लाइन है IJ, जो IJ वाली लाइन है वो तो सर्कल को सिर्फ टच करके जा रही है, 1 पॉइंट से कि 2 पॉइंट से। ध्यान से समझ के ऑब्जर्व करके तब बताना बेटा। जो अब पढ़ रहे हैं अगले 11th 12th या जब तक इंजीनियरिंग करोगे तब तक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं, तब तक के लिए। ये आज एक लेक्चर की बात नहीं है, इसलिए धीरे धीरे पढ़ रहा है, पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट बिल्डअप करके चलेंगे, भूलना कुछ नहीं है फिर बाद में। देखो क्या कह रहा हूँ सर, ये AB थी, छोटी हो गई, छोटी हो गई, छोटी हो गई। अब जो IJ है, जो IJ है वो क्या 1 पॉइंट को टच कर रहा है सर्कल के कि 2 पॉइंट को? तो ज़्यादातर बच्चे ये कह रहे होंगे कि सर IJ जो है वो तो टेंजेंट बन गई है, सर्कल को 1 पॉइंट पे टच कर रहा है। पर मैं आपको सोचवाना चाहूँ तो मैं इसे जूम करता हूँ, मैंने कैमरा लगाया, जूम किया और जूम किया और जूम किया और जूम किया, माइक्रोस्कोप के लेवल तक ले गया, तो क्या आप ये कह पाओगे हाँ सर जब आपने इतना जूम कर दिया तब तो IJ भी 2 पॉइंट्स को टच कर रहा होगा? हाँ भाई, जूम करते गए तो जूम करते करते एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये जो IJ है ना ये भी 2 पॉइंट्स को टच कर रहा होगा। अगर उस समय मैं आपसे पूछूं, ये सब तो अलग, अगर मैं उस समय आपसे पूछूं बताओ IJ जिन 2 पॉइंट्स को टच कर रहा है, IJ बहुत बड़ा नहीं है बेटा, IJ सिर्फ इतना है जितने ये 2 छोटे छोटे पॉइंट्स को टच कर रहा है। फालतू की लाइन तो मैंने ऐसे ही बनाई है आपको दिखाने के लिए, IJ हल्का सा यही होगा, समझ रहे हो? IJ जो लाइन है, जो 2 पॉइंट्स पे टच करने वाली लाइन है, जैसे मैं डायमीटर था और छोटा और छोटा और छोटा और छोटा, तो ये आप समझो कि मैंने टेंजेंट बनाई है दिखाने के लिए, एक्स्ट्रा बाहर निकाल दिया दिखाने के लिए, पर एक्चुअल में जो मतलब है जो IJ होगा वो बहुत छोटा होगा। वो IJ इतना छोटा है कि माइक्रोस्कोप के लेवल पे जाने के बाद दिख रहा है मुझे। तो उसकी लेंथ कितनी होगी सर? जो आपका चेंज इन ट्राइंगल है, या सॉरी चेंज इन ट्राइंगल कर रहा हूं, जो आपका डेल्टा है किसका सर? डेल्टा x किसका? I और J का। क्या वो लगभग, ध्यान देना, लगभग 0 होगा? लगभग 0 क्यों? क्योंकि सर IJ इतना छोटा है कि आपने जूम कर करके देखा है, IJ इतना छोटा है कि आपने लगभग उसकी लेंथ 0 मानी है। बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि सर लगभग 0 मानी है तो उसकी लेंथ लगभग 0 यानी कि उसको इग्नोर कर दो। नहीं, इग्नोर नहीं करना भाई, जब तक इग्नोर कर सकते थे जब करते थे। अभी आप मेरी बात सुनो, इग्नोर नहीं करना, तरीके सीखने हैं क्या? सुनो तरीके क्या होते हैं बेटा। तरीके ये हैं कि जो ये चेंज इन x है ये 0 जितना छोटा है, पर 0 तो नहीं है, क्योंकि अगर एग्जैक्ट 0 हो जाए, अगर ये लेंथ एग्जैक्ट 0 हो जाए वो तभी पॉसिबल है जब ये सर्कल को टच ही ना करे। पर मैंने जो लाइन बनाई है टेंजेंट जिसे आप बोल रहे हो, वो सर्कल को 2 पॉइंट पे टच कर रही है। आप कहोगे सर टेंजेंट कैसे? टेंजेंट तो एक ही पॉइंट पे टच करती है। बेटा वो मैथ्स में करती है ना, वो मैक्रो लेवल पे चलती है ना, अभी हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे पहुंच चुके हैं, तो भाई यहाँ तो चीज़ें अलग होंगी थोड़ी थोड़ी। चलिए, मैथ्स में सोचना कि टेंजेंट 1 पॉइंट के बजाय 2 पॉइंट पे टच करती है, कभी मैथ्स में भी सोच लो ना। अभी सिर्फ इस केस में आपको कुछ माइक्रोस्कोप के लेवल तक पहुंच चुके हो ना, तो कुछ अलग बात है। जरा और समझो सर, यहां पे जो आपने लिखा है ना, चेंज इन x गोज टू 0, इसे कहते हैं गोज टू 0। गोज टू 0 का मतलब है 0 तक जाना है, पर 0 नहीं होना। फिर क्या करें सर? देखो, और अच्छे कंडीशन में लिखते हैं इसे, और अच्छे कंडीशन में हम इधर लिखते हैं इसे, ऐसे लिखा जाएगा बेटा LIM फॉर लिमिट डेल x, यही चेंज इन x, लंबाई इसकी, डेल x यहाँ पे लिखा जाएगा लिमिट डेल x गोज टू 0, इस तरीके से गोज टू 0, डेल x गोज टू 0। इसका मतलब क्या है अब समझेंगे सर। इसका मतलब ये है कि जो आपका डेल x है, डेल x मतलब चेंज इन x, वो 0 तक जा रहा है, 0 तक, पर 0 नहीं है। लिमिट LIM इज शॉर्टकट फॉर लिमिट का मतलब होता है 0 से पहले लिमिट कर देना, रोक देना, है ना। अगर आपके फादर कहते हैं कि आपको लिमिटेड पैसा दिया जाएगा, इसका मतलब ये है ना बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा देने के बाद एक रोक मारी जाएगी। ऐसे ही यहाँ पे कह रहा है कि डेल x को 0 तक ले जाना, लेकिन 0 से पहले रोक देना। तो आपको ये इस तरीके से लिखा हुआ मिलेगा, लिमिट डेल x टेंडिंग टू 0, इसे कहते हैं टेंडिंग टू 0। बता कोई दिक्कत है क्या इसमें?
कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बेटा। यहाँ पे ये डेल एक्स यहाँ पे भी मिलता है, यहाँ पे क्या होगा बाद में बताऊंगा। लिमिट डेल एक्स टेंडिंग टू 0 ये मिले, या फिर ऐसे समझें, सिर्फ लिखने के तरीके बदल रहे हैं, लॉजिक्स नहीं बदल रहे। आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि एक्चुअली में इसका मतलब क्या है। आगे लिखने के तरीके और बदलेंगे, अभी जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे तो लिखने के तरीके और बदलेंगे, पर आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि अगर कभी मुझे डिफरेंस निकालना हो, डिफरेंस, दो क्वांटिटी का डिफरेंस, और वो डिफरेंस बहुत छोटा हो, तब ऐसा लिखा जाएगा कि सर जो डिफरेंस है वो लगभग 0 के जितना है, लगभग 0 नहीं है। क्या बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए? समझ गए होंगे। बताओ कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए समझिए, ये चीज़ हमारे किस काम आएगी, ये चीज़ हमारे किस काम आएगी, ये चीज़ आपके भी काम आएगी। ये चीज़ आपके काम आएगी इंस्टेंट वेलोसिटी को समझने में। इंस्टेंट वेलोसिटी क्या होती है, या फिर इंस्टेंट स्पीड क्या होती है। इंस्टेंट स्पीड का मतलब बता देता हूं बेटा मैं अब आपको। इंस्टेंट का मतलब होता है इसी समय पे। फॉर एग्जाम्पल मान लो आप अपने घर से दिल्ली जाने के लिए निकले, और दिल्ली आप 2 घंटे में पहुंचे। सुनेंगे, ये सब मिटा देता हूँ, थोड़ा सा बैक जाके वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लेना। अब सुनो, मान लो आप दिल्ली जाने के लिए निकले, और दिल्ली जाने के लिए आप 3 बजे निकले, दिख नहीं रहा, हाँ, मान लो आप दिल्ली जाने के लिए निकले और दिल्ली जो जा रहे हैं तो आप 3 बजे निकले। अब 3 बजे से लेके आप मान लेते हैं 3:30 बजे दिल्ली पहुंच गए। समझना, 3 बजे दिल्ली जाने के लिए निकले, 3:30 बजे पहुंच गए। मान लो कह रहा हूं क्योंकि क्या पता आप कहाँ पे हो, है ना। कभी आप कहोगे सर हम तो बनारस में बैठे हैं, दिल्ली तक कैसे पहुंचेंगे आधे घंटे में। तो भाई मान लो आप आधे घंटे में यहाँ से यहाँ तक पहुंच गए। जो आपने डिस्टेंस ट्रैवल किया है, मान लेते हैं आपने 100 किलोमीटर। कोई आपसे कहे स्पीड बताओ, तो याद करो आप स्पीड बताओगे, डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, 100 किलोमीटर, अपॉन कितना टाइम लूँ, 3.5 घंटे क्या आधा घंटा। 3 बजे चले थे, 3:30 बजे पहुंच गए, अपॉन में टाइम आता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। बताओ टाइम कितना लूँ, 3.5 घंटे क्या आधा घंटा। सर क्या बात कर रहे हो, 3.5 घंटे चले हो क्या आप? 3 बजे चले, 3:30 बजे पहुंचे, तो 3.5 घंटे चल गए? नहीं, आधा घंटा चले हो। कैसे पता चला? जो टाइम था फाइनल और जो टाइम था पहले, फाइनल में से पहले वाला माइनस कर दो। मतलब समझना बेटा, 3:30 में से 3 माइनस कर दो तो 3:30 बच गया, यानी कि 30 मिनट्स बच गया, यानी कि आधा घंटा बच गया। इसलिए मैं इसे 1/2 लिख देता हूँ। बताओ कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। सर अगर कोई दिक्कत नहीं है तो इससे ऊपर जाएगा तो आंसर आ जाएगा 200 किलोमीटर पर आवर। तो समझना बच्चे, स्पीड ये वाली जो मैंने आपके सामने लिखी है ये एवरेज स्पीड है। एवरेज स्पीड कैसे? सर टोटल डिस्टेंस कितना था, 100 किलोमीटर, टोटल टाइम कितना है, आधा घंटा, ये तो है एवरेज स्पीड। लेकिन मेरी बात समझो, जब आप 3:01 हुए होंगे, क्या तब भी आपकी स्पीड 200 किलोमीटर पर आवर थी? सर हो भी सकती है, लेकिन पता नहीं। समझो, क्या मैं 3:05 पे आपकी स्पीड 200 किलोमीटर पर आवर थी? सर हो भी सकती है, पर कम भी तो हो सकती है। क्या पता उस समय स्पीड ब्रेकर आ गया हो तो आपकी स्पीड 30 किलोमीटर पर आ रही हो, और उसके बाद आपने हाईवे आने के बाद आपने अपनी फरारी भगा दी हो। फरारी क्यों कह रहा हूँ भाई, 200 किलोमीटर पर आवर पे तो फरारी चलाओगे आप। अब मारुति 800 तो 200 किलोमीटर पर आवर पे चलाओगे नहीं, है ना। पता चला रहे हैं मारुति 800, सोच रहे 200 किलोमीटर आवर। अब ऐसे थोड़ी, ऐसे गरीबों वाली हरकतें नहीं करनी। 200 किलोमीटर पर आवर फरारी तो चलेगी भाई, मारुति तो चलेगी नहीं। खैर, कहना क्या चाह रहे हैं, वापस आते हैं पकाऊ जोक से आगे निकल के। कहना ये चाहते हैं बच्चे, क्या आधे घंटे के अंदर आपकी स्पीड सैकड़ों बार बदली होगी? यस, बहुत बार आपकी स्पीड बदली होगी। लेकिन कभी कभी किसी समय पे एग्जाम में एग्जैक्ट फिक्स्ड टाइम पर कितनी स्पीड होगी वो पूछता है। मतलब वो ये पूछ रहा है कि मुझे ये मत बताओ 3 बजे से लेकर 3:30 बजे तक आधे घंटे में आपकी कितनी स्पीड थी, तो आप आधे घंटे का एवरेज बता रहे हो। मुझे ये मत बताओ, मुझे ये बताओ एग्जैक्ट 3:05 2 सेकंड पे आपकी स्पीड कितनी थी? हैं? हाँ, क्या ये निकालना पॉसिबल है? हाँ, एग्जैक्ट 3:05 के 2 सेकंड पे स्पीड कितनी थी? इतना ज़्यादा एग्जैक्ट वैल्यू बताओ। और बेटा इतना ज़्यादा एग्जैक्ट वैल्यू की ज़रूरत पड़ती है हमें फिजिक्स में, इतना ज़्यादा एग्जैक्ट। अब इतना ज़्यादा एग्जैक्ट वैल्यू कैसे बताया जाए? सर इतना ज़्यादा एग्जैक्ट वैल्यू तो तभी बता पाएंगे, ध्यान से सोचना। अगर मुझे ये जानना है कि मेरी एग्जैक्ट 3:05 पे 2 सेकंड पे
कितनी स्पीड है, तो पता है मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ये करना पड़ेगा सर 3:05 पे 1 सेकंड पे जो स्पीड थी वो ध्यान देनी है, और 3:05 पे 2 सेकंड पे जो स्पीड थी वो ध्यान देनी है। अगर मुझे 3:05 के 2 सेकंड पे जो स्पीड निकालनी है तो क्या मैं तभी निकाल सकता हूं जो मेरा जो टाइम गैप है वो बहुत छोटा हो, 1 सेकंड का। क्या मतलब, क्या कह रहे हो सर, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। कुछ समझ में नहीं आ रहा ना आपको, डोंट वरी, आएगा, धीरे धीरे आएगा। फर्स्ट टाइम सीख रहे हो ना इसलिए समझ में नहीं आ रहा, देखो अभी आएगा। बेटा मैं कह रहा हूं कि आपकी 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, आप कह रहे हो ठीक है सर, ये बताओ 200 किलोमीटर पर आवर की जो स्पीड है वो कितनी देर की है, कितने टाइम पीरियड की है, तो आप कहोगे सर आधे घंटे की। कैसे निकाला, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, ठीक है। अगर मैं आपसे कहता कि बताओ 15 मिनट की एवरेज स्पीड बताओ, 15 मिनट की, ये तो आधे घंटे की है ना, मैं कहता 15 मिनट की बताओ, तो आप कहते सर डिस्टेंस बताओ पहले 15 मिनट में कितना चला, क्या पता सेम स्पीड से चला है, क्या पता धीरे धीरे कम भी हुई हो, ज्यादा भी हुई हो, और ज्यादा चांसेस यही हैं कि कम भी हुई होगी और ज्यादा भी हुई होगी। तो आपने मेरे से कहा आधे घंटे की स्पीड मत बताओ, आप मुझे 15 मिनट की बताओ, तो क्या मुझे यहाँ टाइम पीरियड 1/2 यानी कि आधे घंटे की जगह 1/4 क्या 15 मिनट लेने पड़ेंगे? हाँ। आपने मुझे कहा 15 मिनट की मत बताओ, आप मुझे डिस्टेंस अलग अलग होगा, कभी आप सोचो 100 किलोमीटर चल रहे, नहीं, डिस्टेंस आपके यहाँ होंगे ना बीच में। आपने मुझे कहा कि मुझे 15 मिनट की मत बताओ, मुझे 5 मिनट की बताओ, तो समझो क्या ये टाइम पीरियड 5 मिनट लेना पड़ेगा। हाँ। अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि मुझे 1 मिनट में एवरेज स्पीड बताओ, 5 मिनट की मत बताओ, 1 मिनट की, तो बेटा क्या मुझे यहाँ पे टाइम पीरियड आधे घंटे की जगह 1 मिनट लेना पड़ेगा? हाँ। पर अगर कोई मुझे कह रहा है कि एग्जैक्ट किसी 1 सेकंड की बताओ, 1 सेकंड की, जैसे 3:05 के 2 सेकंड, इस पे बताओ, तो क्या बेटा मुझे टाइम पीरियड एग्जैक्ट बताने के लिए एग्जैक्ट 1 सेकंड लेना पड़ेगा? हाँ। और अगर कोई मुझे ऐसे पूछे इंस्टेंट, बेटा इंस्टेंट का मतलब होता है फिजिक्स के अंदर फौरन, और फौरन का मतलब होता है कि एग्जैक्ट माइक्रो सेकंड तक परफेक्ट, माइक्रो सेकंड तक परफेक्ट, मतलब ये जैसे 3:05 2 सेकंड के भी 10 सेकंड मिली सेकंड, फिर उसके माइक्रो सेकंड, फिर उससे और छोटा, एग्जैक्ट इतने परफेक्ट टाइम पे तब बताओ। तो बेटा क्या 1 सेकंड से और छोटा आ रहे हो तो टाइम पीरियड 1 सेकंड से और बहुत छोटा होना पड़ेगा। हाँ, समझ लेना, समझ में आ जाएगा आपको। जरा समरी सी सुनो सर। बात ये आती है कि एक चीज होती है जिसे हम कहते हैं स्पीड निकालते हैं टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब जो अपॉन में टाइम लिख रहे हैं वो टाइम नहीं है, वो टाइम का डिफरेंस है। कैसे सर, 3 बजे चले 3:30 बजे पहुंचे, तो डिफरेंस है ना। अब ये डिफरेंस कितना लेते हैं हम? सर ये डिफरेंस उतना लेते हैं जितना टाइम गिवन है। अब जो डिफरेंस है आधे घंटे की, अगर वो एवरेज स्पीड पूछ रहा है तो मैंने 30 मिनट ले लिए, 15 मिनट की पूछता तो मैं 15 मिनट ले लेता, अब 5 मिनट की पूछता 5 मिनट, 1 मिनट की पूछता 1 मिनट, 1 सेकंड की पूछता तो 1 सेकंड ले लेता। जो यहाँ पे जो टाइम है उसकी वैल्यू छोटी होती रही और वो 1 सेकंड यानी कि बहुत छोटी हो चुकी है। पर अगर मैं कह रहा हूँ इंस्टेंट बताओ, तो बेटा इंस्टेंट का मतलब होता है 1 सेकंड से भी बहुत मिली सेकंड, माइक्रो सेकंड और नैनो सेकंड, बहुत ही छोटे टाइम गैप पे बताओ, क्योंकि फौरन बताना है। फौरन का मतलब होता है गैप नहीं आना चाहिए, माइक्रो सेकंड का भी नहीं आना चाहिए। तो क्या बेटा आपको ये जो टाइम पीरियड है ये बहुत छोटा करना पड़ेगा। क्या ये लगभग इतना छोटा करना पड़ेगा कि टाइम का जो गैप है वो लगभग 0 हो जाए? हाँ। अगर मैं कह रहा हूं आप मुझे इंस्टेंट सब्सक्राइब कर लो, तो इसका मतलब मैं यही तो कहना चाहता हूं कि आप मुझे फौरन सब्सक्राइब कर लो, 1 माइक्रो सेकंड का भी गैप ना हो। तो बेटा मैं भी तो यही कह रहा हूं, अगर आपको इंस्टेंट स्पीड पूछ रहा है, इंस्टेंट स्पीड, इसका मतलब यह है कि इतनी स्पीड जिसमें 1 माइक्रो सेकंड का भी गैप ना हो। तो कहना क्या चाह रहे हो सर? कहना ये चाहते हैं बच्चे, कहना ये चाहते हैं कि आपका जो स्पीड है, इंस्टेंट स्पीड है, उसे निकालने के लिए आपको चेंज इन टाइम को 0 तक लाना पड़ेगा। यही सबसे ज़्यादा कीमती होता है ये फिनोमिनन। देखो क्या हर चीज़ का चेंज 0 तक लाया जा सकता है? हाँ। यहाँ मैंने आपको डिस्टेंस का चेंज 0 तक लाने तक का माइंडसेट बताया। यहाँ पे मैं आपको टाइम का चेंज को 0 तक लाने का कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ। मैंने बहुत कोशिश की है कि आप कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से सीखें। अभी भी मेरे में कोई कमी रह गई हो या आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो कमेंट्स में लिख दीजिएगा, हम इस लेक्चर को दोबारा अलग तरीके से अपलोड करेंगे, आप फिर सीखेंगे। किसी भी तरीके से सीखना इंपॉर्टेंट है,
है ना, किसी भी तरीके से सीखें। तो अब आप ये समझो कि एक्चुअली में इंस्टेंट स्पीड क्या होती है, जगह नहीं है, पूरा मिटाना पड़ेगा। एक काम करते हैं, यहाँ नीचे की साइड पे लिखते हैं थोड़ा। सर आपको जो सीखना है, जो नेक्स्ट टर्म आपको सीखनी थी बेटा, नेक्स्ट टर्म आपको सीखनी थी इंस्टेंट वेलोसिटी या फिर स्पीड। हम वेलोसिटी लिख देते हैं क्योंकि सर वेलोसिटी और स्पीड में एक ही तो फर्क होता है, डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड। सर इंस्टेंट वेलोसिटी का मतलब क्या है? इंस्टेंट वेलोसिटी वो वेलोसिटी है जो वेलोसिटी के अंदर टाइम का जो गैप है वो बिल्कुल लगभग जीरो हो रहा हो। मतलब ऐसे लिखा जाएगा सर, ऐसी वाली वेलोसिटी को कहते हैं इंस्टेंट वेलोसिटी, जिसमें लिमिट कर दिया जाए। क्या लिमिट कर दिया जाए? डेल टी, यानी कि टाइम को कब तक? सर इतना छोटा लेना है कि वो जीरो तक जाए, जीरो तक, पर जीरो ना हो जाए, है ना। अच्छा सर, जीरो तक जाए और जीरो ना हो जाए, ये बात तो समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं। पर आप जीरो तक लेके जा रहे हो, लेकिन लेके क्या जा रहे हो? सर यहाँ लिखा है ना, टाइम लेके जा रहे हो, ठीक है, टाइम लेके जा रहे हो। लेकिन जब आपने इतना छोटा टाइम कर दिया तो उस टाइम पे निकालना क्या चाह रहे हो? स्पीड। देखो, इंस्टेंट वेलोसिटी, इंस्टेंट स्पीड, डायरेक्शन का फर्क है, बाकी दोनों एक ही हैं। तो इंस्टेंट वेलोसिटी और इंस्टेंट स्पीड क्या का फॉर्मूला क्या होता है? सर इंस्टेंट वेलोसिटी हो या इंस्टेंट स्पीड का फॉर्मूला होता है चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम या डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कैसे निकलता है? चेंज इन पोजीशन से। तो देखो, क्या मैं इसे ऐसे नहीं लिखूंगा सर, चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम। ये है इंस्टेंट वेलोसिटी या फिर इंस्टेंट स्पीड का फॉर्मूला। जरा समझ लो सर, कितना एक्स में चेंज आ रहा है। देखो यहां से यहां तक जा रहे थे ना, मान लो कोई गाड़ी सीधे जा रही है, तो जब टाइम लगभग टाइम का चेंज जीरो हो जाए तो कितना डिस्टेंस चल जाती है वो, उसमें वही तो होगा इंस्टेंट स्पीड। सीखें सर, कितना एक्स में चेंज आ रहा है जब टाइम जो है लगभग जीरो हो जाए। बेटा याद रखना, बिल्कुल जीरो हो जाएगा तो समथिंग अपॉन जीरो अनडिटरमाइन होता है ना, तब नहीं बता सकते। लगभग जीरो पर जीरो नहीं, तो इसे ऐसे लिखा जाएगा। इसे ये रहा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो आपके सामने लिखी हुई है। डोंट वरी, ये जो इतना खतरनाक सा दिख रहा है, इसे सॉल्व कैसे करेंगे? सर ये तो बड़ा सा अजीब सा दिख रहा है ना, इसे सॉल्व कैसे करेंगे? सॉल्व करना बड़ा आसान है, सॉल्व करना मुश्किल नहीं है। पहले आप इसे सीखो तो सॉल्व करना भी सिखाऊंगा। देखो सर, लिमिट डेल एक्स अपॉन डेल टी टेंडिंग टू जीरो, इसे कहते हैं सर, ये है इंस्टेंट वेलोसिटी। कैसे पता चला इंस्टेंट वेलोसिटी है? सर देखो यहाँ पे लिखा है फॉर्मूला, चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम। ये तो वेलोसिटी होती है, ये तो स्पीड ही होती है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा है? लिमिटेड डेल टी टेंडिंग टू जीरो। इसका मतलब क्या है? सर आपका जो ये चेंज इन टाइम है वो लगभग जीरो के करीब है, यानी कि टाइम में गैप लाना ही नहीं, और टाइम में गैप नहीं लाना तब जो वेलोसिटी होती है उसे इंस्टेंट वेलोसिटी कहते हैं। बस आंसर। अब सर इसको ना एक और फेस में देखोगे आप, मतलब इस पूरे के पूरे हिसाब किताब को एक फंक्शन के फॉर्म में लिखा जा सकता है। फंक्शन का फॉर्म, अब ये फंक्शन का फॉर्म क्या होता है अभी बताऊंगा, डोंट वरी। फिलहाल सब इतना देखो, इतने बड़े हिसाब किताब को, इसको ये पूरा और ये डॉटेड वाला दिख रहा है ना, ये पूरा डॉटेड वाला हिसाब किताब देखो, एक्स बाहर है, बाकी सब डॉटेड में है। इस पूरे के पूरे को इस चीज से रिप्लेस किया जा सकता है डी, स्मॉल डी अपॉन में स्मॉल डी इंटू टी। देखो सर, ये पूरा का पूरा लिमिट चेंज अपॉन में चेंज टी, ये पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा डी, स्मॉल डी अपॉन डी, और यहाँ पे टी है तो यहाँ पे भी टी। नीचे टाइम है ना एक्स के, तो जो एक्स के अपॉन में होगा वही यहाँ पे होगा। अगर यहाँ पे एक्स के अपॉन में टाइम के जगह फॉर्मूले में वाई होता तो बेटा यहाँ पे होता डी अपॉन डी वाई। अभी टी है तो डी अपॉन डी टी। अच्छा सर क्या बच गया? एक्स, तो एक्स अलग लिख दो मल्टीप्लाई में। बताओ आया कि नहीं आया समझ? ठीक है, अभी के लिए आप इसे उतार लो। मुश्किल है, टफ है समझना आज के टाइम पे, यानी कि पहली बार अगर आप समझ रहे हो, ये मैं जानता हूँ, पहली बार समझने में थोड़ा सा टफ है। रिपीट कर लो जहां तक अभी तक पढ़ा है, कोशिश करो दोबारा से धीरे धीरे पढ़ने की। मेरे आज से पहले की सारी वीडियोस आप 2 टाइम्स में चला के देख सकते हो, 1.5 टाइम्स में भी चला के देखोगे तो समझ में आ जाएगा। ये वाले को कोशिश करो नॉर्मल स्पीड में देखो, रिवाइज करो, आ जाएगा समझ में, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं। बस इतनी सी बात है कि सर कभी कभी जो चेंज निकालना होता है ना, वो बहुत छोटा निकालना होता है, तो इसके अंदर हम क्या करें? सर इसके अंदर हम करने के लिए हम क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, ऐसे लिखेंगे लिमिट डेल टी यानी कि चेंज, और टेंडिंग टू एरो लगाएंगे जीरो।
इसे बोला जाता है टेंडिंग टू जीरो। इसका मतलब यही होगा कि सर नीचे वाली चीज़ बहुत ज़्यादा छोटी है। क्या इससे कुछ फर्क पड़ेगा? हाँ। क्या इसकी मैथमेटिक्स, ध्यान दो बेटा, सर इसे सॉल्व कैसे करेंगे? सॉल्व भी तो करना आना चाहिए ना। सर ये क्या लिख दिया आपने? बेटा बताऊंगा अभी। ये क्या लिख दिया मैंने बताऊंगा, इसे सॉल्व कैसे करते हैं ये भी बताऊंगा। फिलहाल आप इसके पहले लॉजिक्स तो देखें, सॉल्व कैसे करते हैं वो मैं बता दूंगा। पहले ये तो देखेंगे ये होता क्या है और कब यूज़ करना है ना। ये ऐसे ही है जैसे बचपन में आपको 2 + 2 = 4 होते हैं, सिखाया गया था। बहुत प्रैक्टिस कराई गई कि 10 + 10 20 होते हैं, 20 + 30 50 होते हैं। आप सब जानते हैं कि इतना इसलिए सिखाया जाता है क्योंकि बड़े होने के बाद कम से कम पैसे तो गिन पाओ भाई। अगर बहुत बड़े साइंटिस्ट नहीं भी बनना तो पैसे गिनने तो सबको आने चाहिए। वो तो तभी आएंगे ना जब 2 + 2 4 होते हैं, ये सीखा होगा। सीधी सीधी बात है। तो आपको उस समय पे ये नहीं पता था कि 2 + 2 क्यों सिखाया जा रहा है, लेकिन आपको जो सिखा रहा था वो ये जानता था क्यों सिखाया जा रहा है। ऐसे ही आप समझ लेना, जितना उस जमाने में वो इंपॉर्टेंट होता था आज के टाइम पे आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है। आप नहीं जानते कि क्यों सिखाया जा रहा है, मैं जानता हूं कि ये कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको सीखना जरूरी है। आपके 2 साल तक ये आपको बार बार रिवाइज करना है, बार बार प्रैक्टिस करनी है, बार बार अपने आप हो जाएगी प्रैक्टिस। आपने बार बार प्रैक्टिस नहीं करी पैसे जोड़ने की, अपने आप हो गई ना। यूज़ इतना हुआ, ये भी इतना यूज़ होगा। चलिए कैसे सॉल्व करते हैं, क्या होता है ये अभी आगे सीखेंगे। उतारिए। ओके गाइस, आई थिंक आपको जो डेफिनेशंस मैंने सिखाई थी या फिर जो तरीका मैंने बताया था आपको, जो थ्योरी बताई थी वो आ चुकी होगी। अब आप देखेंगे नेक्स्ट चीज़, एक चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं फंक्शन। आखिरकार ये फंक्शन क्या होता है ये आपको समझना है, तो मैं आपको फंक्शन समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो बेटा, आपने फंक्शन क्या लिखा है? मैंने फंक्शन, ये जो अभी आपने लिखा था ना dx/dt, याद करो लास्ट वर्ड ये लिखा है ना dx/dt। बेटा ये भी एक तरीके का फंक्शन है। अब ये भी अगर एक तरीके का फंक्शन है तो सर ये फंक्शन क्या भला है? आपने बहुत बार सुना होगा, जो आपने सुना ना sin थीटा cos थीटा sin 30 की वैल्यू 1/2 एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये भी एक फंक्शन है। ये फंक्शन क्या होते हैं जरा वो समझते हैं। देखो, अगर मैंने यहाँ लिखा y = x², अगर मैंने यहाँ लिखा तो आप ये जानते हो, आपने मैथ्स में सीखा था कि सर ये जो चीज़ लिखी है ना, इसके अंदर हम x की वैल्यू पुट करते जाएंगे और y की वैल्यू आती जाएगी। मतलब मैंने x की वैल्यू रखी 0, तो बताओ y की वैल्यू क्या होगी? सर 0 का स्क्वायर 0, तो y की वैल्यू 0। अगर मैंने x की वैल्यू रखी 1, तो 1 का स्क्वायर बताओ y की वैल्यू क्या होगी? 1। अगर मैं x की वैल्यू रखी 2, तो बताओ 2 का स्क्वायर 4, तो बेटा y की वैल्यू हो जाएगी 4। अगर मैं कह रहा हूँ x की वैल्यू रखी मैंने 3, तो बताओ 3 का स्क्वायर y की वैल्यू हो जाएगी 9। समझने की कोशिश करना, 2 हैं वेरिएबल, एक y भी वेरिएबल और एक x भी वेरिएबल, लेकिन इस 2 वेरिएबल में एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। वर्ड्स को ध्यान दें बेटा, ये वाली जो x है ये इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट क्यों है इंडिपेंडेंट? सर इसमें इंडिपेंडेंट मतलब क्या होता है? जैसे इंडिपेंडेंट इंडिया, आज़ाद का मतलब सर x की कुछ भी वैल्यू रख सकते हो आप, आपकी मर्जी। भाई आज़ाद क्या है? कुछ भी करो। तो ऐसे ही जो x है वो इंडिपेंडेंट है और वेरिएबल है। वेरिएबल मतलब कुछ भी वैल्यू रख सकते हो ना। तो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल कैसे है? सर आप, मैं इसके अंदर 0 भी रख रहा हूँ, 1 भी रख रहा हूँ, 2 भी रख रहा हूँ। क्या मैं x के अंदर 1000 रख सकता हूँ? हाँ। क्या मैं x के अंदर 10,000 रख सकता हूँ? हाँ। क्या मैं x के अंदर 2 रख सकता हूँ? आंसर इज यस। पर क्या y भी एक वेरिएबल है? हाँ। क्या इसकी वैल्यू चेंज हो रही है? वेरिएबल है। हाँ। पर क्या ये डिपेंडेंट वेरिएबल है बेटा? डिपेंडेंट क्यों है सर? सर ये जो y है ना, ये x पे डिपेंड कर रहा है। जब आपने x रख दिया, मान लो मैंने x की वैल्यू 2 रख दी, तो क्या y की वैल्यू 4 के अलावा कुछ और हो सकती? नहीं हो सकती सर। अगर आपने x की वैल्यू 2 रख दी तो 2 का स्क्वायर y की वैल्यू 4 ही होगी। y की वैल्यू अपनी मर्जी से नहीं आ रही है, x की वैल्यू आप रख रहे हो, एक वैल्यू आप रख रहे हो, दूसरी वैल्यू वो फंक्शन, ये इक्वेशन अपने आप सॉल्व करके दे रही है। देखो मैंने जानबूझ के फंक्शन बोला, बेटा यही फंक्शन है, इसे ही फंक्शन कहते हैं। एक फंक्शन के अंदर 2 वेरिएबल होते हैं। 2 वेरिएबल का मतलब कि एक तो ऐसी वैल्यू होगी जिसकी वैल्यू आप पुट कर सकते हो कुछ भी। दूसरा वैल्यू वो वाली होगी जो उस फंक्शन को अप्लाई करने के बाद, जैसे ये स्क्वायर का फंक्शन है, स्क्वायर कर रहा हूं ना मैं, अब वो फंक्शन के होने के बाद डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू अपने आप आएगी। यह कहो कि ये फंक्शन अपने आप देगा। आप x की वैल्यू रखोगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू आप रखोगे, डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू फंक्शन सॉल्व करके आपको देगा। अब और देखते हैं, जैसे sin थीटा,
जैसे साइन थीटा, अगर मैं लिख दूं साइन थीटा इज इक्वल टू वाई, यानी कि दो चीजें हैं सर, वाई है कोई वेरिएबल पता नहीं क्या है, वो साइन थीटा के बराबर है, ठीक है। अगर मैं थीटा की वैल्यू 0 रखूंगा तो बताओ वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? सर साइन 0 की वैल्यू 0 तो वाई की वैल्यू भी 0। अगर मैं थीटा की वैल्यू 30 रख दूंगा तो बताओ वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? सर 30 रखते ही वाई की वैल्यू 1/2। समझो, क्या मैं थीटा अपनी मर्जी से कुछ भी रख रहा हूं? यस। क्या साइन एक फंक्शन है? साइन, आप कहोगे यस, क्योंकि वो अपने आप कोई तो कैलकुलेशन कर रहा है, और वो कैलकुलेशन क्या है भले ही नहीं पता हो, लेकिन वो कैलकुलेशन करके जो आंसर है वही वाई की वैल्यू है। हाँ देखो, यहाँ पे आपको वो कैलकुलेशन क्या है पता है, यहाँ पे स्क्वायर का रिलेशन है पता है, पर जो साइन थीटा यानी कि साइन का जो फंक्शन है या साइन का जो एक बीच में फॉर्मूला वगैरह होगा कोई बड़ा सा, वो आपको सॉल्व ना करना पड़े, इतना बड़ा सा फॉर्मूला सॉल्व ना करना पड़े, उसके जो शॉर्टकट होता है या उसके जो शॉर्टकट में लिखा गया है वही है साइन। आप आगे जानेंगे कि साइन जो होता है वो एक तरीके की सीरीज रखता है, यानी कि एक इतना बड़ा फंक्शन है, ऐसे ही ये तो छोटू सा है, इतना बड़ा फंक्शन, उसे सॉल्व करोगे तब आंसर आएगा। अब भाई इतना टाइम तो होगा नहीं, इसलिए शॉर्टकट में जल्दी करने के लिए हमने साइन को वैल्यूज को याद करा हुआ है। ऐसे ही आप समझेंगे बेटा, ये एक फंक्शन होता है। क्या होता है फंक्शन? सर फंक्शन के अंदर दो वेरिएबल होते हैं, एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट की वैल्यू आप रखते हो, उस हिसाब को कैलकुलेट करके फंक्शन अपने आप डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू आपको दे देता है। जैसे इसमें x इंडिपेंडेंट है, y डिपेंडेंट है, इसके अंदर थीटा इंडिपेंडेंट है, y डिपेंडेंट है। समझ में आया? अच्छा सर कभी कभी सुनो, इसे बोलेंगे कैसे? इसे ऐसे बोलेंगे सर y एक फंक्शन है x का। हाँ ध्यान दो, फंक्शन कौन है? सर फंक्शन वो है जिसकी वैल्यू आ रही है, y फंक्शन है, और किसका फंक्शन है? x का। मतलब सर आप x की वैल्यू रखोगे तो y आएगा ना, तो इसे ऐसे लिखा जाएगा y यानी कि f मतलब फंक्शन, f मतलब फंक्शन, किसका फंक्शन? x का। इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ f ऑफ x। इसका मतलब क्या है? सर यही y है, मतलब y क्या है? y फंक्शन है किसका? x का। ऐसे भी लिख सकते हैं। बताओ समझ पाए कि नहीं समझ पाए? कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का? छोटू सा क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं फंक्शन का छोटू सा क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। हालांकि ये भी एक क्वेश्चन था, अब आपको थोड़ा सा और समझ में आएगा, अभी समझ में आता है। नोट डाउन करिए अभी तक वाला। ओके, तो आई थिंक आपने नोट डाउन कर लिया होगा। जरा सीखते हैं और सुनिए। सर मान लीजिए मैं आपको फंक्शन पढ़ाने के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूं कि अगर मैं कह रहा हूं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, क्या ये फंक्शन है? हाँ। अगर मैं आपसे पूछूं f1 बताओ, ऐसे आप f ऑफ 1 बताओ, इसका मतलब समझो f क्या है? फंक्शन है, किसका है? सर 1 का है, लेकिन यहाँ पे जो y है वो किसका फंक्शन है? x का है, मतलब x की वैल्यू रखते रहोगे तो क्या y आ जाएगा? हाँ, पर इसका मतलब समझो ये क्या कह रहा है? ये कहना चाहता है कि आप जो फंक्शन बना रहे हो x का, वहाँ पे जो x है वहाँ वो पुट कर दो जो इतना है। मतलब सर देखो y फंक्शन है x का, हाँ, पर ये अगर लिख दिया f1 बताओ, इसका मतलब है f यानी कि फंक्शन जब x की वैल्यू 1 हो तब बताओ। तो देखें इसका मतलब क्या है। सर इसको सॉल्व करेंगे, अगर मैं f1 निकालना चाहता हूँ तो y उठाया जाएगा, यानी कि f ऑफ x यानी कि फंक्शन उठाया जाएगा, x की वैल्यू जहाँ x है वहाँ 1 पुट कर दी जाएगी, तो हो जाएगा x यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 1। अच्छा सर प्लस 2 इंटू 1 प्लस आगे से 1 तो 1 है ही, आगे देखें सर 2 1 जा 2 प्लस 1 3 प्लस 1 4, तो f ऑफ 1 यानी कि y 1 के ऊपर उसकी वैल्यू y की 1 के ऊपर 4 आएगी। क्या समझ गया है ना? अगर नहीं समझा तो एक बार रिपीट कर ले, हल्का सा पीछे जाओ, रिपीट करो, देखो समझो ज़रा। सर ये पूरा का पूरा फंक्शन है, इसको लिखने का तरीका ये भी सही है, ये भी फंक्शन ही कहलाता है। इसको लिखने का तरीका ये भी f ऑफ x, ये भी सही है, ये भी फंक्शन ही कहलाता है। बट कभी कभी आपको ये लिखा मिलेगा, इसका मतलब ये है कि जहाँ x है या जहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वहाँ ये वैल्यू पुट कर दो, इसका मतलब ये है। एक और कर लेते हैं हल्का सा, आपको और क्लियरिटी आ जाएगी। मान लीजिए क्वेश्चन 2 है, थोड़ा टिगड़ा करके कर रहे हैं, जगह कम है। मान लीजिए क्वेश्चन 2 है, कोई आपसे बोलता है कि सर y इज इक्वल टू साइन थीटा, बड़ा आसान सा है, y इज इक्वल टू साइन थीटा। कोई आपसे पूछ रहा है बताओ f ऑफ 30 डिग्री क्या होगा? तो आपके समझ में आ गया होगा। सर f ऑफ 30 डिग्री का मतलब है जो fx है, यानी कि जो फंक्शन है,
यानी कि जो y है उसको डिपेंडेंट वेरिएबल में, डिपेंडेंट वेरिएबल ये है ना, उसके अंदर आप वैल्यू कितनी रख दो 30 डिग्री। तो यानी कि f ऑफ 30 डिग्री का मतलब होता है सर साइन 30 डिग्री, और इसकी वैल्यू हम जानते हैं 1/2 होती है। आंसर समझ में आया? जो भी f के अंदर लिखा हो वो होता है डिपेंडेंट जो भी f के अंदर लिखा हो वो होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और अगर कभी f के अंदर 130 कोई वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू लिखी हो, इसका मतलब ये है कि जहाँ जहाँ आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वहाँ वहाँ आप उस वैल्यू को पुट कर दो। आई थिंक समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझना बच्चे, जैसे ये फॉर्मूला आपके पास लिखा हुआ है, जैसे ये फंक्शन आपको लिखा हुआ है, ऐसे ही एक स्पेशल फंक्शन होता है जिसे कहते हैं डिफरेंशियल। मतलब आपको साइन थीटा का फंक्शन, साइन थीटा की वैल्यू याद है, साइन 30 की वैल्यू याद है। अगर याद ना होती तो क्या आप कैलकुलेट कर सकते थे? अगर मैं यहाँ पे कह दूँ साइन 20 डिग्री, बता सकते हो क्या? नहीं कर सकते। माइंड से कैलकुलेट नहीं कर सकते, कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी। ऐसे ही आप इस बात को समझिए कि एक फंक्शन जो मैंने सामने लिखा है dx अपॉन dt, dx अपॉन dt, अगर मैंने ये सामने फंक्शन लिखा है तो ये फंक्शन जो आपके सामने लिखा हुआ है आप माइंड से कैलकुलेट कर सकते हो। मैं अब आपको तरीके सिखाऊंगा। भाई कोई फंक्शन कैलकुलेट हो पाएंगे, कोई फंक्शन कैलकुलेट नहीं हो पाएंगे। वो कौन से फंक्शन हैं जो कैलकुलेट होते हैं, तो कैसे होते हैं ये भी तो सीखना पड़ेगा। तो ये जो फंक्शन है इसे कहते हैं डिफरेंशियल। क्या कहते हैं इसको बेटा? डिफरेंशियल। क्या कहते हैं इसको? डिफरेंशियल। और जो डिफरेंशियल फंक्शन होता है वो सॉल्व किया जा सकता है, उसके कुछ रूल्स होते हैं सॉल्व करने के। आपको वो रूल्स सीखने हैं कि डिफरेंशियल फंक्शन किस तरीके से सॉल्व होगा, और कुछ रूल्स हैं जो मेरे साथ सीखेंगे, बड़े जल्दी बड़े आराम से आ जाएंगे, आप ओरली कर दिया करोगे। फिर जरा देखें डिफरेंशियल आगे क्या करें? हाँ, डिफरेंशियल को आपको सीखना है। चलिए सुने, पहला रूल, जो भी अगर आपके पास x की पावर n है और आपको इसका डिफरेंशियल करना है, यानी कि d अपॉन डी एक्स। अच्छा बेटा, dx अपॉन dt में जो लिखा है ना, ये ऐसे भी हो सकता है dx अपॉन dx, पावर कुछ भी हो सकती, x स्क्वायर, x क्यूब, x की पावर 4, x की पावर 1/2, कुछ भी हो सकती है। ठीक है, ये ऐसे भी हो सकता है, देखते रहो बेटा, ये ऐसे भी हो सकता है dx अपॉन dy, और ये ऐसा भी हो सकता है dx अपॉन dt। क्या फर्क है इनमें? सर dx अपॉन dt में क्या फर्क है, dx अपॉन dx में क्या फर्क है, dx अपॉन dy में क्या फर्क है, वो धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। बट फिलहाल आप पहले 2+2 सॉल्व करना सीखो। जैसे बचपन में 2+2 सॉल्व करना सीखा था, 4 होते हैं। फिर धीरे धीरे समझ में आया, अच्छा भाई पैसे गिनने में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है इनका, है ना। तभी आपको, अब आप इसे समझो, सीखो, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, वो धीरे धीरे समझ में आएगा। चलिए सीखें। अगर मैं dx की पावर n अपॉन dx लिख रहा हूँ तो बेटा इसकी अगर मैं वैल्यू निकालना चाहूँ, उसको सॉल्व करना चाहूँ, तो बताओ क्या होगा। तो इसका फॉर्मूला होता है जो भी पावर है x की वो आ जाएगी मल्टीप्लाई में, और जो x की पावर है x ऐसे कैसे ही, और जो पावर है उसमें से एक कम हो जाएगा, यानी कि n-1। आया थोड़ी आपको समझ? अब आएगा। देखो, अगर मैं कह रहा हूँ x क्यूब का डिफरेंशियल बताओ, यानी कि डिफरेंशियल का मतलब होगा, अब डिफरेंशियल का मतलब होगा, अंडरस्टूड है कि d अपॉन में dx। एक बात याद रखना, जो यहाँ है वही यहाँ होना ज़रूरी है। जो ऊपर x है तो नीचे भी x होना ज़रूरी है, जो ऊपर y है तो नीचे भी y होना ज़रूरी है। अगर नहीं होगा तो उसकी बातें बाद में की जाएंगी। अगर नहीं होगा तो सॉल्व नहीं होगा, वो कैसे सॉल्व होगा उसकी बातें बाद में की जाएंगी। जैसे यहाँ, सर यहाँ ऊपर x है, यहाँ पे t है, सॉल्व नहीं हो सकता, ये यहाँ अटक गया है यहीं पे। क्या ये dx की ऊपर भी x है नीचे भी x है, ये हो सकता है सॉल्व। क्या ये ऊपर x है नीचे y है, ये नहीं होगा, अटक चुका है। कैसे होगा बाद में देखेंगे। चलिए सीखें दोबारा। सर अगर जो ये है और वही नीचे है, तो देखें जो भी पावर है उसे मल्टीप्लाई में लिख दो, मल्टीप्लाई x ऐसे के ऐसे ही लिख दो, x का ही तो कर रहे हो ना, x क्यूब का कर रहे हो ना, x ऐसे कैसे लिख दो, और जो x की पावर है जैसे 3 उसमें से एक कम कर दो, यानी कि स्क्वायर। भाई 3 में से 1 गया 2, तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर। आंसर आ गया। बड़ा आसान तो है। ठीक है, ज़रा ध्यान देना, फॉर्मूला याद मत करो, ना फॉर्मूला याद मत करो। फॉर्मूला याद करोगे तो मुश्किल होगा। याद देखो कैसे करो, या ध्यान देखो कैसे रखो। सर जब भी डिफरेंशियल करते हैं तो जो भी पावर होती है वो आ जाती है मल्टीप्लाई में, जिसका कर रहे हैं वो ऐसे के ऐसे ही, और उसकी पावर में से एक कम कर दो। ठीक है, चलो और देखते हैं। सर देखो, जैसे अगर मैं कह रहा हूँ d अपॉन dx
ऑफ एक्स स्क्वायर। तो क्या होगा सर, जो भी पावर है उसे तो ले आओ मल्टीप्लाई में इनटू एक्स, ऐसे के ऐसे ही पावर में से एक कम कर दो, 2 में से 1 गया, कितना बचा, 1। अब किसी की भी पावर 1 है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है ना 2x आंसर, बस। कौन सा मुश्किल है, और करें, और करते हैं। तीसरा देखें, अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि x की पावर 6 का डिफरेंशियल करो, यानी कि d/dx करो x की पावर 6 का, तो आप क्या करोगे सर, जो 6 है ना वो तो आ जाएगा मल्टीप्लाई में इनटू x, वैसे के वैसे ही जो भी पावर है ना उसमें से 1 कम कर दो, तो आंसर इज 6x की पावर 5 आंसर। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये थोड़ा सा आसान लेवल है, धीरे धीरे आपको, ये पहला रूल है, धीरे धीरे आपको 5 या 6 रूल सीखने हैं, बड़े आसान है। जैसे ही आपको 5 या 6 रूल्स आ गए, आपको डिफरेंशियल आ गया, सो सिंपल। ठीक है, इसे कॉपी कर लें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ओके गाइस, तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अभी नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें सॉल्व करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा है 4th वाला क्वेश्चन, 5x3। अगर 5x3 लिखा है और आपको इसे सॉल्व करना है तो इसमें एक दिक्कत है। इसमें एक दिक्कत क्या है, इससे पहले वाला क्वेश्चन ऐसे था सिर्फ x3, तो आप क्या करते थे, जो भी पावर है बाहर ले आते थे, x लिखते थे, मल्टीप्लाई में ले आते थे पावर, x लिखते थे और उसकी पावर 1 कम कर लेते थे। लेकिन अब की बार पहले से मल्टीप्लाई में 5 है, देखो x3 नहीं है, सिर्फ x3 होता तो आप कर लेते, ओरली कर लेते सर, 3 बाहर x स्क्वायर, 3x स्क्वायर आंसर नहीं। लेकिन अब के बार क्या है, अब के बाद 5 साथ में है, तो कोई बड़ी बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो जो भी मल्टीप्लाई में कोई लिखा हो, जो भी मल्टीप्लाई में कोई वेरिएबल के साथ लिखा हो, तो मल्टीप्लाई वाली चीज कांस्टेंट होना चाहिए। बेटा ये 5 है ना, 5 कांस्टेंट है, वेरिएबल नहीं। कांस्टेंट जो होते हैं वो डिफरेंशियल से बाहर आ जाते हैं, क्योंकि कांस्टेंट पे डिफरेंशियल यूज नहीं होता। कहने का मतलब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, सर 5 आ गया बाहर, मल्टीप्लाई dx³ अपॉन dx। सर कैसे, 5 तो यहाँ मल्टीप्लाई में था ना, मल्टीप्लाई वाली चीज बाहर आ जाती है, अलग से आ जाती है, क्योंकि कांस्टेंट पे डिफरेंशियल काम नहीं करता। लेकिन याद रखना, होना कांस्टेंट चाहिए। ऐसे नहीं कि 5 की जगह लिखा होता y(x³), तब नहीं आ सकता था y बाहर। 5 है ना, 5 तो कांस्टेंट होता है ना, हर न्यूमेरिकल वैल्यू कांस्टेंट होती है, वो बाहर आ जाएगा। चलिए तो देखें 5 बाहर आ गया। जब 5 बाहर आ गया तो इस ये क्या बचा, dx³ अपॉन dx। तो ये तो कर सकते हो आप, सर कैसे, x की जो भी पावर है आ जाएगी मल्टीप्लाई में इनटू x, ऐसे कैसे ही, और पावर जो है वो 1 कम कर दो, यानी कि स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, 5 3 15x स्क्वायर। बस समझ में आया, पक्का। देखो एक और यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ, एक्स्ट्रा है बेटा, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन, ताकि हल्का सा आप प्रैक्टिस कर लो। सर 15x स्क्वायर आंसर आ चुका है, देखते हैं कैसा आएगा। मैं एक और सॉल्व करता हूँ। अब आप बताना, अगर मैं कहूँ 6x स्क्वायर, बताओ इसका डिफरेंशियल क्या होगा, जल्दी बताना, ओरली बताने की कोशिश करना। देखो सर 6 जो है मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो सीधा पूरा मत लिखो, ऐसे लिखो सर 6 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ठीक है। अंदर क्या बचा, अंदर बचा होगा x स्क्वायर है, तो जो पावर है क्या वो मल्टीप्लाई में आ जाएगी, हाँ, इनटू जो भी x है वैसे के वैसे ही, हाँ, जो भी x की पावर है क्या उसमें से 1 कम हो जाएगा, हाँ 1 कम हो गया। तो 6 2 क्या 12x आंसर आ गया। नहीं आ रहा समझ, आ रहा है ना, आ रहा है सर 12x आंसर। कोई दिक्कत है तो बताओ, कोई दिक्कत है तो कमेंट में टाइप कर दो, मैं और प्रैक्टिस कराऊंगा। कभी आपको लग रहे हैं कि न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कम हो रही है, समझ में मुश्किल हो रहा है, तो मैं और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करवाऊंगा, पर आप मुझे कमेंट में मेंशन कर दें। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, उसमें बता दीजिएगा। चलिए देखिए, यहाँ तक आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा अगला देखते हैं, एक नेक्स्ट लेवल पे हल्का सा अलग चीज़ आ जाए। तो देखो यहाँ पे लिखा है dx अपॉन में dx, मतलब सर x का डिफरेंशियल करना है। x का डिफरेंशियल, सर अगर x है तो बताओ पावर कितनी है। अगर इसके पावर में कुछ नहीं लिखा तो क्या मतलब पावर 1 लिखी है क्या, हाँ, तो क्या मैं ऐसे ही सॉल्व करूंगा, सर इसकी पावर 1 है, वो तो आ जाएगी मल्टीप्लाई में इनटू x, वैसे के वैसे ही। अब इसकी पावर कितनी थी, 1 में से 1 और माइनस करना है, तो 1 - 1 0, तो क्या x की पावर 0, हाँ, तो क्या ये हो जाएगा सर x की पावर 0। किसी की भी पावर अगर 0 है तो क्या उसकी वैल्यू 1 है, हाँ, तो क्या 1 × 1 आंसर इज 1। वेरी गुड, ऐसे ही आना। देखो चलो शॉर्टकट मन में याद रखना, ऐसा होता नहीं है। मन में आप ऐसे देखोगे, सर देखो dx ऊपर भी लिखा है, dx नीचे भी लिखा है, कट जाएगा। जैसे 2/2 कट के आंसर बना जाता है ना, ऐसे ही मैं कह रहा हूँ, यहाँ लिखा है dx और यहाँ भी लिखा है dx, क्या कट के आंसर बना जाएगा, हाँ, पर ध्यान रखना ये कटते नहीं हैं,
ये कटते नहीं हैं, डिवाइड नहीं हो रहे हैं, ये इनके रूल्स ऐसे बैठे, रूल से ही लगाया मैंने ऊपर वाले। अब सेटिंग बैठ रही है तो क्यों ना मन मन में मान के थोड़ी स्पीड बढ़ा ली जाए, स्पीड बढ़ाने के लिए है बस ये, ऐसा होता नहीं। चलिए आगे देखें, क्या आंसर 1 आ गया, आपको समझ में आ गया। चलो आगे देखते हैं। सर अगर सिर्फ 5 हो, मतलब अगर सिर्फ कांस्टेंट हो तो क्या करें? बेटा देखना, इस वाले क्वेश्चन में और इस वाले क्वेश्चन में फ़र्क है। यहाँ जो कांस्टेंट है वो किसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में है, लेकिन यहाँ जो कांस्टेंट है वो अकेले है, यहाँ x है ही नहीं, यहाँ वेरिएबल है ही नहीं। तो याद रखेंगे कांस्टेंट का डिफरेंशियल नहीं हो पाता, कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0 होता है, तो इसका आंसर है 0 है। ये क्या हुआ बेटा? ऐसे हुआ। ये कुछ ऐसे है, अगर आपको समझना है अच्छे से, वो कह रहा है कि जब आप x में चेंज कर रहे थे तो आपका जो फंक्शन है उसमें कितने में चेंज आ रहा था। भाई फंक्शन है, यानी कि अगर कुछ ऐसे लिखा हो, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ लिख देता हूँ। याद है मैंने लिखा था y = 5x²। अगर मैं x को बदलूंगा तो y बदलेगा। अगर मैं y को कभी कभार, अगर मैं उल्टा करना चाहूँ, y को फिक्स रखूँ तो x की वैल्यू आ जाएगी, लेकिन y कुछ भी रखूँ, x कुछ भी रखूँ, क्या कभी भी ये 5 बदलेगा? क्या ये 5 कभी गलती से 4 हो जाएगा क्या? आप कहोगे नहीं, ये तो कांस्टेंट है ना, वेरिएबल्स तो ये दोनों है, इसकी वैल्यू कुछ रखोगे ये अपने आप आता रहेगा, लेकिन 5 बदल जाएगा क्या? नहीं। तो इसी वजह से हम कहते हैं 5 में, यानी कि कांस्टेंट में कोई चेंज नहीं होता। तो सर अगर कोई पूछे बताओ चेंज कितना कांस्टेंट में? 0। आखिरकार डिफरेंशियल का मतलब चेंज ही तो है। नहीं आ रहा समझ? आ गया होगा, कोई टफ थोड़ी है, बस इतना सा याद रखना है, कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0 होता है, बस इतना सा याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो बेटा, और अभी तक मैंने आपको सारे बेसिक रूल सिखाए, एक्चुअल क्वेश्चन इस तरीके का आएगा, इस तरीके का आएगा। देखिए क्या कह रहा है, वो लिखा है y = fx² + 3x, और आपको dy/dx निकालना है। देखो मैंने क्या कहा था, ये सारे रूल सिर्फ तब लगेंगे जब आपका नीचे और ऊपर वाला सेम हो। यहाँ ऊपर y है और नीचे x है, तो अगर सेम नहीं है ऊपर और नीचे वाला तो पहले सेम बनाना पड़ेगा। सो सिंपल। अच्छा क्या इसे सेम बनाना मुश्किल है? हरगिज नहीं, बड़ा आसान है। देखो क्या मैं इसको dy/dx को ऐसे नहीं लिख सकता? सर d/dx तो अपनी जगह है ही, d/dx तो अपनी जगह है ही। क्या ये y = इसके है, तो क्या मैं y की जगह ये पुट कर दूं? हाँ सर, y की जगह पूरा पुट कर दो, fx² + 3। बस कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। सुनेंगे बेटा, अगर कभी ऐसा आ जाए, पहले है कोई चीज़, इसका डिफरेंशियल प्लस इसका डिफरेंशियल, कोई बड़ी बात नहीं है, इसको तोड़ लिया जाता है। मतलब समझाता हूँ, ज़रा सुनना। अगर कहीं पे ऐसे लिखा होता 2x + 3 और बाहर लिखा होता 2, तो आप इसकी मल्टीप्लाई इसमें भी करते, फिर प्लस लगाते ये वाला, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसमें भी करते, ऐसे ही तो करते हैं मल्टीप्लाई। तो बेटा ये भी ऐसे ही है, पहले इसका डिफरेंशियल करो प्लस, फिर अगले वाले का डिफरेंशियल कर दो, आंसर। जैसे मल्टीप्लाई करते हैं, ये भी तो मल्टीप्लाई हो रहा है। चलो ठीक है सर, देखते हैं कैसे करेंगे। मैं ऊपर करके लिखता हूँ, यानी कि यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। देखो सर अगर मैं ये कहूँ कि पहले इसका करेंगे प्लस इसका करेंगे, तो पहले इसका कर लें, यानी कि ऐसे लिखा जाएगा d/dx ऑफ 5x² + d/dx ऑफ 3, है ना। मैंने एक बार खोल के लिख दिया है। अब आगे क्या लिखेंगे? सर इसका सॉल्व करना तो मुझे आता है, 5 मल्टीप्लाई में कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा। सर ये 0 हो जाएगा क्या 5 का डिफरेंशियल? नहीं, वो जब होता है जब अकेला हो, अकेला नहीं है, मल्टीप्लाई में है। बाहर ले लिया x², क्या बेटा 2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, x की पावर जो भी एक कम हो जाएगी, तो बेटा आंसर क्या 10x आ जाएगा, प्लस इधर से देखें सर 3 तो कांस्टेंट है, 3 के साथ तो कोई है नहीं, कांस्टेंट का डिफरेंशियल कितना होता है? 0, अभी तो सीखा था। कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0, तो ये 0 लिख दो। अब ये 0 लिखूंगा तो 10x + 0, तो बेटा आंसर क्या है? 10x। आंसर क्या है? 10x। सो सिंपल। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। बड़ा ही आसान होता है डिफरेंशियल करना। मैंने आपको कुछ डिफरेंशियल सिखाए हैं, अब एक नेक्स्ट लेवल के डिफरेंशियल, कुछ रूल्स लगते हैं डिफरेंशियल में, वो भी सिखाऊंगा। अभी यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है तो पूछ ले, थी तो आगे बढ़ते हैं। ओके दोस्तों, तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। और देखते हैं बेटा, देखिए क्वेश्चन आपके सामने लिखा है dy/dx निकालना है आपको, जब आपको y की वैल्यू दे रखी है। वही बिल्कुल पुराने जैसा क्वेश्चन है, मैंने प्रैक्टिस के लिए करा है। एक और एक्स्ट्रा चीज जो यहाँ पे कही गई है वो ये है कि आपको dy/dx निकालना है जब x की वैल्यू 1 हो। dy/dx निकालना है जब x की वैल्यू 1 हो। जरा सुनना, पहले dy/dx निकाल लो, उसके बाद जो जहां जहां x आ रहा हो वहां 1 पुट कर दो, आंसर। ट्राई करते हैं।
देखिए यहाँ सॉल्व करते हैं हम। सर अगर हम यहाँ सॉल्व करने की कोशिश करेंगे क्वेश्चन 8 को तो सर पहले इसका dy बाई डी एक्स निकालना पड़ेगा। देखो क्या मैं यहाँ पे dy बाई डी एक्स की जगह y की जगह ये पूरा लिखूँ, ब्रैकेट लगाऊँ, फिर सॉल्व करूँ? नहीं सर, इतना टाइम थोड़ी है बार बार टाइम वेस्ट करेंगे। हमें जल्दी से जल्दी सीखना है, जल्दी से जल्दी सीखना है, तो लिख लिख के टाइम वेस्ट ना करें। पुरानी वाली वीडियो को देख लें अगर आपको लिखने में समझ नहीं आ रहा है। करेंगे क्या सर, सीधा सीधा जहां y है उसकी जगह ये पूरा पुट कर देंगे और अब dy बाई डी एक्स निकालते हैं सीधा। सर अगर मैं सीधा सीधा dy बाई डी एक्स निकालूंगा तो जो मेरा आंसर आ रहा है मैं साथ साथ निकालता हूँ। सर देखिए ये 5 है, मल्टीप्लाई में है, बाहर आ जाएगा, मैंने 5 बाहर लिख लिया, इनटू सर x की पावर कितनी है 5 क्या मल्टीप्लाई में आ जाएगा 5, x ऐसे कैसे ही पावर कितनी थी 5, क्या 1 कम हो जाएगी यानी कि 4। अच्छा बीच में क्या है प्लस, सर 3x, 3 क्या है बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा 3 बाहर आ गया, अंदर क्या बचा x dx अपॉन में dx। नहीं आ रहा समझ, नहीं आ रहा समझ, 3 क्या है बाहर आ जाएगा तो अंदर क्या बचेगा सिर्फ x, तो क्या बचेगा dx अपॉन में dx। क्या dx से dx कट के मन मन में 1 आता है, तो कहने का मतलब क्या 3 इंटू 1। नहीं आ रहा समझ, नहीं आया समझ, कमेंट में लिखो, पुराने वीडियो देखो, आ जाएगा। आगे देखें प्लस 2 क्या है बेटा कांस्टेंट है, क्या कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0 होता है क्या? हाँ सर, तो 0। आंसर क्या आएगा 25x की पावर 4 प्लस 3 1 जा 3 प्लस 0 यानी कि 3 आंसर। नहीं आ रहा समझ, नहीं आ रहा समझ, आ गया सर, इसमें कौन सी बड़ी बात है, हो गया। आगे देखते हैं, ये वाला भी देखते हैं। सर जब मैं ये वाला देखने चला, जब मैं इधर वाला देखने चला तो यहाँ पे एक दिक्कत है। क्या दिक्कत है ज़रा समझते हैं, यहाँ से सॉल्यूशन करते हैं। सर यहाँ पे एक दिक्कत है कि मैंने तो dy बाई डी एक्स सीखा है, यहाँ पे तो dx अपॉन dt आ रहा है। अब क्या करें? नहीं बच्चे, dx अपॉन dt आ रहा है तो कौन सी बड़ी बात हो गई, रूल्स तो वही लगेंगे। फर्क ये है, ये ध्यान ये रखना है कि जो नीचे आ रहा है, चाहे नीचे dt है, चाहे यहाँ dx है, चाहे यहाँ dy है, जो नीचे आ रहा है ऊपर भी वही होना चाहिए, तब ये रूल्स लगेंगे। जो भी रूल सीखे हैं, जो नीचे है ऊपर भी वही होना चाहिए। तो क्या मैं इस क्वेश्चन को ऐसे नहीं लिख सकता? सर dx ओवर dt की जगह मैं ऐसे लिख लूँ d अपॉन dt, d अपॉन dt, और x की जगह ये पूरा वैल्यू 10t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 6। बताओ कोई प्रॉब्लम है क्या? सर कोई प्रॉब्लम नहीं, क्या दिक्कत होगी इसमें, क्या दिक्कत होगी इसमें, कोई दिक्कत नहीं। चलो क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखो ऊपर भी वही आ चुका है हर किसी में और नीचे भी वही है, t ऊपर नीचे दोनों जगह t है। सॉल्व कैसे करें? सॉल्व क्या करें सर, इसको शुरू करते हैं। 10 है, 10 बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट बाहर आ जाता है। आगे देखें क्या है, टी स्क्वायर, बेटा टी स्क्वायर है तो क्या 2 बाहर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, हाँ, इनटू स्क्वायर में से 1 कम यानी कि 1, तो t की पावर 1 प्लस इसका हुआ ना, नहीं तो इसका देखें। सर क्या 5t है, 5 बाहर आ जाएगा, हाँ, अंदर क्या बचेगा t, dt ओवर dt क्या कट के 1 आ जाएगा, अच्छा, प्लस 6 क्या होता है बेटा कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशियल कितना होता है, कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0, कितना होता है कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0। आंसर क्या आ जाएगा 20t प्लस 5 प्लस 0। अच्छा सर 0 क्यों लिख रहे हो, आंसर मारो ना, आंसर मारो ना फटाक से, बताओ आया कि नहीं आया? आ गया। अब एक सेकंड रुको सर, इसमें और ऊपर वाले क्वेश्चन में फ़र्क क्या था, ध्यान लगाओ, इसमें और ऊपर वाले क्वेश्चन में फ़र्क क्या था? सर ऊपर वाले क्वेश्चन में ये भी लिखा है कि आपको dy बाई डी एक्स निकालना है x इज इक्वल टू 1 पे। आपने dy बाई डी एक्स तो निकाल दिया पर x इज इक्वल टू 1 पे भी तो बताना था, हाँ, तो कोई बात नहीं। देखो ये आया ना आपका dy बाई डी एक्स, ध्यान दो, ये आया ना आपका dy बाई डी एक्स, ये टेढ़ा लिख रहा हूँ क्योंकि उल्टा खड़ा हूँ, टेढ़ा हाथ चल रहा है, हाँ, तो सर ये आंसर नहीं है, आपने एक चीज़, एक स्टेप रहने दिया है, ये आंसर नहीं है। आंसर क्या होगा सर? आंसर होगा जब आपने dy बाई डी एक्स निकाल दिया उसके बाद जहाँ x है वहाँ 1 पुट कर दो, x इज इक्वल टू 1 पुट कर दो। तो अगर मैं x की पावर 4 में 1 पुट करूँगा तो 1 की पावर 4 1 इंटू 25, तो क्या ऐसे लिखा जाएगा सर 25 इंटू 1 की पावर 4 प्लस 3, तो क्या हो जाएगा 25 इंटू 1 25 प्लस 3 क्या हो जाएगा 28। आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको, है ना? तो ये थे बेसिक डिफरेंशियल। अभी डिफरेंशियल के अंदर थोड़ा सा और बाकी रह गया है, कल वाले लेक्चर में करेंगे और कल ही एक नया पार्ट भी स्टार्ट करेंगे इंटीग्रल का।
आपको दो चीज़ें सीखनी होती हैं, एक डिफरेंशियल और एक इंटीग्रल। तो आज के लिए मुझे लगता है लेक्चर काफ़ी बड़ा हो चुका है, आप यहाँ तक प्रैक्टिस कर लें। जितने भी क्वेश्चंस मैंने कराए हैं 8, 9, 10 जितने भी हैं ये, वो सारों को एक बार रिपीट करके अच्छी तरह से देख लें। फिर हम नेक्स्ट इसके अगले लेवल पे चलेंगे जब ट्रिग्नोमेट्री भी आती है। कभी कभी ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन का भी डिफरेंशियल करना पड़ता है, तो जब वो आएगी तो मैं उसे भी बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप इसे अच्छे से पढ़ लें। ओके, तो हाँ, एक मिनट, समझ में आ रहा है तो बेटा सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के लिए। ऐसे ही वीडियोस के लिए कंटिन्यू रहें चैनल के साथ। चलिए मिलते हैं फिर। जय हिंद।